बड़ी बड़ी पार्टियां जिन पे बड़े बड़े नेता हैं, बड़े बड़े साधन हैं, उन बड़ी बड़ी पार्टियों पे भरोसा ना करके जिस तरह से नगीना के लोगों ने आशीर्वाद देकर, प्यार देकर मुझे वोट की ताकत से कामयाब बना के भेजा, उसी तरह से जिस तरह की मेहनत मैंने वहां देखी थी, मेरे भीम आर्मी के साथी, हमारे आजाद समाज पार्टी के नेता, उसी तरह के कार्यकर्ता मेहनत यहाँ इस मीरापुर विधानसभा में भी कर रहे हैं। मेरा विश्वास है जिस दिन चुनाव अनाउंस होगा और वोट पड़ेंगे और परिणाम आएगा, मैं संकल्पित हूं इस मिट्टी के आशीर्वाद से कि मीरापुर विधानसभा हम लोग कम से कम 20,000 वोटों से जीत के जाएंगे। इस बात का मुझे भरोसा है। सम्मानित साथियों, चुनाव लड़ेंगे तो जाहिर ये सच है, लेकिन चुनाव लड़ाएगा उनको एक क्षेत्र, चुनाव लड़ाएंगे उनको पार्टी के संगठन के कार्यकर्ता और नेता। और इस मंच पर उपस्थित हमारी पार्टी के सभी सम्मानित नेताओं का भी मैं यहाँ पहुंचने पर धन्यवाद करता हूं। जो प्रभारी यहाँ लगाए गए हैं उनकी मेहनत का भी मैं धन्यवाद करता हूं। जितने साथी जो टिकट की दौड़ में थे और जो चाहते थे उन्हें मौका मिले, लेकिन उन्होंने जिस तरह की वफादारी पार्टी के साथ दिखाई है, मैं उनको संकल्प लेके कहता हूं कि आपके अधिकारों के साथ किसी भी तरह का नुकसान हम लोग नहीं होने देंगे। इस बात का भी मैं आप लोगों को वचन देता हूं। जाहिद भाई का चुनाव निर्णय इसी बात पे हुआ कि उनका न कोई क्षेत्र में कोई विवाद है और न ही अपवाद है। वो निर्विवाद व्यक्ति हैं और पहली बार चुनाव के मैदान में आए हैं, और उनके साथियों ने जिस तरह से पार्टी के प्रति सम्मान का भाव प्रकट करते हुए उनके हाथ मजबूत करने का काम किया। मैं भाई जाहिद से भी ये कहूंगा, उनके परिवार से भी ये कहूंगा कि उनको इन साथियों को साथ लेकर चलना है, इनकी बात को मजबूत करना है, इनकी बात को कभी कमजोर नहीं पड़ने देना है। और जिस तरह से मंडल के, प्रदेश कमेटी के और जिले के संगठन ने हाथों हाथ मेरी बात को मजबूत करने का काम किया, उसके लिए भी मैं उनका कोटि कोटि धन्यवाद करता हूं। सम्मानित साथियों, मानव काशीराम साहब जिनका आज परिनिर्वाण दिवस है, उनके बहुत सारे लक्ष्य और सपने थे। लक्ष्य उन्होंने निर्धारण किए और लक्ष्य लगभग उन्होंने पूरे किए, लेकिन एक लक्ष्य उनका अधूरा रह गया। वो लक्ष्य ये था जिसका मैंने सबसे पहले जिक्र किया कि एक दिन ऐसा आएगा कि बाबा साहब अम्बेडकर के बच्चे, इस विचारधारा को मानने वाले लोग देश की सर्वोच्च कुर्सी में बैठेंगे। उनकी औलाद होने के नाते, उनके अनुयायी होने के नाते मेरी आपकी हम सबकी ये जिम्मेदारी बैठती है कि हम उनके अधूरे सपने को पूरा करें। करना चाहिए नहीं करना चाहिए बताओ? अगर कोई पिता अपने बच्चों के सामने किसी काम को अधूरा छोड़ के चला जाए तो उनके बच्चों की ये जिम्मेदारी बनती है नहीं बनती है कि उनके अधूरे काम को पूरा करें। मुझे दोनों हाथ उठा के बताओ कि इस काम को पूरा करने में मेरी मदद करोगे नहीं करोगे? तो आप फिर मेरी बातों पे गौर करो। आप जानते हैं देश जब आजाद हुआ 15 पूरी भी होगी और जिस दिन पूरी होगी आपको एहसास भी होगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, जब आप मेरी बात को यहाँ से सुन के घर की तरफ लौटेंगे और अगले कुछ समय से पहरा देंगे तो आपको एहसास हो जाएगा कि मैंने आपको किस माध्यम से क्या समझाया। तो जब 14 अगस्त 1947 को देश अंग्रेजों के अधीन था, जिस व्यक्ति की जेब में 100 रुपए थे, 15 अगस्त को आजाद होने के बाद 16 अगस्त 1947 को उसकी जेब में 100 रुपए थे। 14 अगस्त को जिसके पास 1 बीघा जमीन थी, 16 अगस्त को आजादी के बाद भी उसके पास 1 बीघा जमीन ही थी। और 14 अगस्त को जो नौकरी पे नहीं था, आजादी के साथ नौकरी नहीं मिली, 16 तारीख को भी वो बेरोजगार ही था। बदलाव ये हुआ
कि हम अंग्रेजों के गुलाम थे, अंग्रेजों ने पावर जो है यहाँ की सरकारों के हाथ में दे दी। अंतरिम सरकार पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के नेतृत्व में बनी, लेकिन असली आजादी किसान का मेरे नौजवानों को तब मिली जब इस देश में 26 जनवरी 1950 को बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान लागू हुआ। उस संविधान से क्या परिवर्तन हुआ? उस संविधान से परिवर्तन हुआ कि सभी लोग इस देश में बराबर होंगे। जो गैर बराबरी है, लोकतांत्रिक व्यवस्था उस गैर बराबरी को खत्म करने का काम करेगी। कैसे? जिसके पास जमीन नहीं है, सरकारें बनने के बाद उनको जमीन देके जो है उनको इस गैर बराबरी से मुक्ति दिलाई जाएगी। जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको रोजगार दिलाने का काम किया जाएगा। जो नहीं पढ़े लिखे हैं उनको पढ़ाने का काम किया जाएगा। जिसके घर पे छत नहीं है उसको छत देने का काम किया जाएगा। जो जाति के आधार पर गैर बराबरी है, इसको संविधान 26 जनवरी 1950 को पहले दिन से खत्म करता है। आज के बाद जाति धर्म के आधार पे ऊंच नीच नहीं होगी, हर व्यक्ति बराबर होगा और कोई जाति धर्म के आधार पे किसी का अपमान नहीं कर पाएगा। उसी तरह से धर्म के आधार पर सब लोगों को बराबरी होगी, सब अपने धर्मों को मानेंगे, सब अपने धर्मों की पूजा उपासना अर्चना करेंगे। कोई किसी को धर्म के लिए बाध्य नहीं करेगा कि कोई किसी धर्म को माने या कोई किसी धर्म को न माने। ये सारी तरह की बराबरी, यानी कि इंसानों को बराबरी का अधिकार और इज्जत की जिंदगी और अधिकारों के साथ जीने का अधिकार 26 जनवरी 1950 को मिला। और जिम्मेदारी सौंपी गई सरकारों को कि सरकार अंतिम व्यक्ति की पीड़ा को सुनने का काम करेगी। लेकिन आप एहसास करके देखो, आजादी के 75 साल बाद हमें क्या मिला है? आज भी हजारों लोग ऐसे हैं या लाखों लोग ऐसे हैं जिनके सरों में पक्की छत नहीं है। मैं अभी दिशा कमेटी की मीटिंग में बिजनौर गया था। पिछली बार हमारे यहाँ 937 मकानों का लक्ष्य था, इस बार फिर अभी भी लक्ष्य है। मैंने बैठते ही ये कहा कि जिलाधिकारी महोदय, अगर मेरे लोकसभा क्षेत्र में एक भी घर ऐसा होगा जो कच्चा होगा, जिसके सर पे छत नहीं होगी, तो ये बिल्कुल किसी कीमत पे स्वीकार नहीं किया जाएगा। आप डाटा बनाइए, व्यवस्था कीजिए। मुझे प्राइम मिनिस्टर के पास जाना पड़ेगा, किसी और मिनिस्टर के पास जाना पड़ेगा, मैं जाऊंगा और कोशिश करूंगा जो वोट की ताकत जगीना के लोगों ने मुझे दी है, उस वोट से उनकी पीड़ा को हरने का काम करूंगा। तमाम डिपार्टमेंट के अधिकारी थे, मैंने उनसे भी कहा कि बिजली विभाग के जो कर्मचारी है, ये जो लूट मचा रखी है कि अगर 5000 का बिल होगा गरीब का तो उसका कनेक्शन काट दोगे, उसकी कुर्की डाल दोगे और पूंजीपतियों के लाखों करोड़ रुपए भाजपा की सरकार ने माफ किए हैं। इनको दिन के आगे कमजोर पड़ जाते हो और गरीबों को पीटने का काम करते हो। किसानों को बिजली का बिल न देने पर उनके कनेक्शन काटने का काम करते हो। मेरे लोकसभा क्षेत्र में अगर कोई कर्मचारी किसी गरीब को इस नियत से कि मुझे उससे कुछ पैसे लूटने हैं, ये लूट खसोट का काम करेगा, तो उसको किसी कीमत पे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऐसे कर्मचारियों पे कार्रवाई करने का काम आपको करना पड़ेगा। और उन्होंने मुझे आश्वासन दिया कि सांसद साहब, मैं विश्वास दिलाता हूँ, एक भी घटना ऐसी पाई जाएगी तो उन पे कार्रवाई होगी। ये आपका क्षेत्र है। 75 साल बाद क्या मिला? पढ़े लिखे नौजवान बैठे हैं, बताओ नौकरी मिल रही है? मिल रही है? तो फिर सरकारें किस लिए? पढ़े लिखे हमारी बेटियां परेशान हैं, हमारे बीएड के बीटीसी के बच्चे परेशान हैं, भर्तियां नहीं आ रही। 69,000 शिक्षक भर्ती में घोटाला हो गया। 20,000 पदों पे आज तक मैंने आंदोलन किया था, 6,800 नौकरियां दिलाने का काम किया था, फिर उसमें रोक लगी, फिर हाईकोर्ट से उसमें ऑर्डर हो गया, फिर सुप्रीम कोर्ट चला गया। ऐसे ही वो बच्चे सड़कों में परेशान घूम रहे हैं। आपके सामने सब कुछ हो रहा है। कोई भर्ती आती है पुलिस की, अभी आई थी, भर्ती में घोटाला हो गया, पेपर लीक हो गया, फिर मैंने मांग उठाई, दोबारा लेटर लिखा, फिर उसका पेपर दोबारा हुआ। अब पता लगता है कब उनको नौकरी मिलेगी। आप ये देखो मिल क्या रहा है। यहाँ क्षेत्र के किसान, ये हमारा गन्ना बाहुल्य बेल्ट है, गन्ना की फसल के जो है
ना तो दाम किसान तय कर पाता है और ना मिले समय पे पैसा देती है। आपने जिनको एमएलए बना के भेजा है, एमपी बना के भेजा, वो पता नहीं क्या करेंगे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ किसान भाइयों, अगर आपने मेरे हाथों को मजबूत किया और भाई जाहिद को जो है ताकत देने का काम करी, जो मिल पैसा नहीं देगी उस मिल पे ताला लगा दिया जाएगा जब तक आपके पैसे नहीं मिलेंगे। मेरी बात को आप याद रखें। और आप जानते हैं मेरे यहाँ भिलाई मिल के लोग देरी कर रहे थे। मैंने परसों जब मीटिंग हुई तो जिलाधिकारी ने कहा कि भिलाई मिल वालों को बिठा के समझा देना, मुझे उनसे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन अगर किसानों को पैसे नहीं मिलेंगे तो मिल नहीं चलेगी। इस मिल पे ताला लगाने का काम यहाँ का मौजूदा सांसद करेगा, इस बात को आप ध्यान रखना। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ, मेरे मन में तो बहुत सपने, और सपने ये सुनो कि कुटीर उद्योग लगने चाहिए और ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को रोजगार मिलना चाहिए। मैं तो बहुत बचपन से देख रहा हूँ, मेरी माँ पशुओं पालती है और पशुओं का दूध बेच बेच के अपने बच्चों को पालने का काम करती है। पूरी जिंदगी उनकी इसी में बीत जाती है, या वो कोयलों पे काम करती है, या वो भट्टों पे काम करती है, या फैक्ट्रियों में जाकर सर में ईंटें उठाती है। आज तक भी इस देश में महिलाओं को सम्मान की जिंदगी दिलाने का काम सरकारों ने नहीं किया। आप किसी क्षेत्र का मामला उठा के देख लो, बहन बेटियों पे जिस तरह का जुल्म हो रहा है, कानून व्यवस्था के बैठे लोग उस तरह से बहन बेटियों के सम्मान की सुरक्षा नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए मैं तो चाहता हूँ कुटीर उद्योग लगे ब्लॉक स्तर पर और महिलाओं को घर में रोजगार मिलने का काम हो, सम्मान की जिंदगी मिले और 15-20 हजार रुपए का रोजगार मिले। और जो पढ़े लिखे नौजवान है उनको अगर सरकार नौकरी नहीं दे सकती तो जब तक वो बेरोजगार है बेरोजगारी भत्ता दिलाने का काम करे, और साथ साथ इंडस्ट्रियल एरिया लग के उद्योग धंधे लग के हजारों नौजवानों को जिलों में नौकरी मिलने का काम हो। जिन माँ बाप ने अपना पेट काट के जो है उनको पढ़ाने का काम किया, इस उम्मीद से कल मेरी लाठी बढ़ेगा, उन माँ बाप को भी कुछ सुकून मिले। मैं तो गरीब परिवार से आता हूँ और हमारे नेता बैठे हैं, मैं कहूंगा कि वो गौर करें। ये आपकी जिंदगी का मामला है, बताना, मैं झूठ तो नहीं बोल रहा हूँ। आज गरीबी का आलम यह है कि बेटा पिता के सामने हाथ फैलाकर कहता है कि मुझे सामान चाहिए, और बाप चाहता है कि अपना दिल निकाल कर दे दे अपने बच्चे के लिए, लेकिन जेब में पैसे नहीं होते तो आंख में आंसू लेकर चला जाता है, नहीं चला जाता? बताओ, मैं झूठ तो नहीं कह रहा हूँ, ये सच है नहीं है? बताओ। तो इस देश में जो अमीरी और गरीबी की खाई खड़ी कर दी है, इस खाई को पारने के लिए लोकतांत्रिक व्यवस्था में इन निकम्मी सरकारों को हटा के काम करने वाले लोगों को आपको बिठाना पड़ेगा। और जिस दिन काम करने वाले लोग आ गए, मैं लिख के देता हूँ कि किसी गरीब का हाथ फैलेगा नहीं, वो गरीब का इतना सक्षम होगा कि वो किसी दूसरे की मदद कर सके। जो पॉलिसी हमारी मैंने पार्लियामेंट में भी उठाई, आपने सुना भी होगा, और मैं आपको कहता हूं, बताना किसने पॉलिसी दी है क्या, कि एजुकेशन पॉलिसी ऐसी होनी चाहिए कि चाहे प्राइम मिनिस्टर का बेटा हो, या राष्ट्रपति का, या मुख्यमंत्री का, या केंद्रीय मंत्री का, या स्टेट मिनिस्टरों का, या डीएम का, एसएसपी का, सीओ का, दरोगा जी का, या गांव के सरपंच का, जिला पंचायत का, या आम मजदूर किसान का बेटा, सबकी पढ़ाई सरकारी स्कूल में होनी चाहिए। होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? बताओ क्यों होनी चाहिए? सुनो, अमीर तो पढ़ा लेंगे प्राइवेट में, गरीब कहां पढ़ाएगा? कहां पढ़ाएगा? सरकारी में। और सरकारी में मास्टर कहां है? और पढ़ाई कहां हो रही है सरकारी में? आप बताओ। और अगर सरकारी में पढ़ाई लानी है तो फिर जिलाधिकारी के बेटे को पढ़ाओ, एसएसपी के बेटे को पढ़ाओ, मंत्री के बेटे को पढ़ाओ, विधायक के बेटे को पढ़ाओ, क्योंकि कानून वो बनाते हैं, कानून को वो लागू कराते हैं। जब उनके बच्चों को अच्छी पढ़ाई मिलने की बारी आएगी तो गरीब किसान मजदूर के बच्चे को भी अच्छी पढ़ाई मिलेगी। और जो जेब कटाई होती है इस नाम पे प्राइवेट स्कूलों में, वो जेब कटाई बंद हो जाएगी। मैंने कहा पार्लियामेंट में कि हेल्थ पॉलिसी ऐसी होनी चाहिए कि गरीब को भी बेहतर से बेहतर इलाज मिले। और मिलेगा कैसे? अमीर तो प्राइवेट में चला जाएगा, गरीब कहां जाएगा? बताओ कहां जाएगा? तो मैंने कहा कि सरकारी अस्पताल में सुविधा तब आएंगी, डॉक्टर तब मिलेगा, मशीनें तब होंगी, टेस्ट तब होंगे, दवाइयां तब मिलेंगी जब जिलाधिकारी का बेटा, उप जिलाधिकारी का बेटा, बीडीओ का बेटा, सीडीओ का बेटा, जब विधायक का बेटा, मंत्री का बेटा, और खुद बीमार होने पे ये सब लोग, उनके परिवार के लोग, और मुख्यमंत्री हो, उप मुख्यमंत्री हो, या मिनिस्टर हो, या प्रमुख सचिव हो,
या डीजीपी हो, जितने भी अधिकारी कर्मचारी हैं, जितने नेता हैं, संवैधानिक पदों पर सरकारी मान्यता लेते हैं, गांव के सरपंच से लेके और राष्ट्रपति तक सबका इलाज सरकारी अस्पताल में होना चाहिए। जब एक बेड पे किसान लेटा होगा और दूसरे बेड पे जिले के जिलाधिकारी लेटे होंगे या एसएसपी लेटे होंगे, बताओ अच्छा इलाज होगा नहीं होगा? आप बताओ होगा नहीं होगा? बताओ। और आज जो प्राइवेट में जाके जेल कटाई होती है, बंद होगी नहीं होगी? आपके जीवन में बदलाव होगा नहीं होगा? तो मैं तो कोशिश करता कि ऐसी पॉलिसियां बने। मैंने एक मांग उठाई थी 29 जुलाई को, आप ऑन रिकॉर्ड पढ़ लेना कि पार्लियामेंट में जाने के बाद हमने क्या प्रयास किए हैं। मैंने मांग उठाई थी कि न्यूनतम वेतन 700 रुपए होना चाहिए। 300-400 रुपए की मजदूरी में गरीब अपने बच्चों का पेट नहीं पाल सकता, महंगाई इतनी बढ़ गई है। तो सरकार को न्यूनतम मजदूरी जो है। साथियों, जैसा कि आपको पता है, बी मिशन टीवी हमेशा ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट आपके बीच रखता है। अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो बी मिशन टीवी को आर्थिक मदद करें, जिससे कि हम यूं ही निरंतर ग्राउंड लेवल पर काम करते रहें। स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड को स्कैन करें और अपने दान की राशि बी मिशन टीवी के खाते में भेजें। QR कोड के अलावा आप हमारी UPI ID BMissionTV@YBL पर भी मदद भेज सकते हैं।